अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो तमाम टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे आज के इस लेक्चर का मकसद है कि तमाम टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ बेसिक एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करना है। याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल बेस, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस, जिनमें पास पेपर के भी एमसीक्यू शामिल थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम तमाम टॉपिक्स के बेसिक एमसीक्यू को हम स्पीड से हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि वो बच्चे जो थ्योरी के हमारे तमाम लेक्चर्स देख चुके हैं, जो हमने उनको व्हाट्सएप रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो इन एमसीक्यू के एरिया को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो जल्दी हम स्पीड बड़ी तेज रखेंगे आज के इस लेक्चर में। अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट स्मॉल पीस of iron and points towards north south direction when suspended freely is called। हमें कहा जा रहा है वो सब्सटेंस जो आयरन के स्मॉल पीस को अट्रैक्ट करता है और इसको अगर स्पेस में अगर रखा जाए फ्रीली तो उसकी एक डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है और दूसरी डायरेक्शन हमेशा साउथ की तरफ होती है। उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये मैग्नेट की। फिर इसी तरीके से तो करेक्ट आंसर नंबर 1 का बी है। नंबर 2, लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट। मैग्नेट के जो दो सेम पोल होते हैं ना, नॉर्थ को साउथ को क्या करते हैं? तो रिपेल ईच अदर। बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 में बेसिक बात, अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट। मैग्नेट के जो दो अनलाइक पोल ना, एक नॉर्थ एक साउथ है, तो दो अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो 3 का आंसर जो है वो ए है। नंबर 4, टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, हमें कहा जा रहा है ए में कांट बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, सी कैन बी मेड वन। तो इसका आंसर है कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेट को अगर आप 200 में तोड़ दोगे तो दोनों हिस्से जो होंगे उसके पास नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, तो मैग्नेट के दो पोल को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, ऐसा मैग्नेट जिसके पास सिर्फ एक ही पोल हो, या नॉर्थ हो या साउथ हो, क्या पॉसिबल है? तो आंसर है नॉट पॉसिबल। नंबर 6 में कहा जा रहा है इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस द नंबर ऑफ मैग्नेट ऑब्टेन। अगर किसी मैग्नेट को 200 में हम तोड़ दें तो हमें कितने मैग्नेट हासिल होंगे? जवाब है 2। मैग्नेट के अगर 2 टुकड़े कर दो तो वो 2 मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों के पास नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। नंबर 7, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट इज फेल्ट बाई अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड। मैग्नेट के अराउंड स्पेस जहां अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। याद रहे जो थ्योरी पढ़ चुके हैं उनको ये एमसीक्यू बहुत आसान लगेंगे, इसीलिए मैं इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं। द फील्ड अराउंड अ मूविंग चार्ज। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, जब चार्ज मूव कर रहा होता है उसके पास क्या मौजूद होती है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। नंबर 9, और इसमें भी फिर देखो डिटेल की अगर बात की जाए ना, ये एमसीक्यू इनकम्प्लीट है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा यानी उसकी रफ्तार कम ज्यादा हो रही है तो उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। तो ये सवाल इनकम्प्लीट है। मूविंग चार्ज है तो मूव किस तरीके से कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन रफ्तार कम ज्यादा अगर हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये सवाल भी मैंने आपको मुकम्मल कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होती है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो वो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई हुई है कि आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर इनकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। क्योंकि मैग्नेटिक लाइन से होती है ना, कंप्लीट कर्व होती है, तो उसमें मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, और मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है साउथ पोल से टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बात मैंने समझाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है द मैग्नेटिक लाइन्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम। अब यहां इनसाइड नहीं लिखा हुआ ना, तो आप अंडरस्टूड समझोगे कि ये आउटसाइड की बात कर रहा है। देखो इनसाइड के लिए स्पेशली लिखा होगा मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है। सिंपल अगर कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन तो आप कह देंगे नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल। अंडरस्टूड है, ये मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगला सवाल हमारा जो मार्क किया हुआ है, द फील्ड अराउंड ए स्टेशनरी चार्ज। एक चार्ज रुका हुआ, इसके अराउंड कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
द मैग्नेटिक फील्ड इज अ, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 12, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय। एक वायर है जिससे करंट गुजर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे मालूम करते हैं? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म में बताया था, वो रूल था राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हम वहां राइट हैंड रूल के जरिए मालूम करते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13 की हम बात करते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हरकत कर रहा है, वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है और चार्ज Q है। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है? तो हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है B, F बराबर होता है QV क्रॉस B। B इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो जिन्होंने ये थ्योरी और डेरिवेशन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उनको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। इसी तरीके से नंबर 14 और 15 देखो, इसमें हिंट भी दी हुई है, चलो मैं हिंट भी सामने रखता हूं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q मूव विद वेलोसिटी V इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके चार्ज को हमने Q से शो किया, उसकी वेलोसिटी V है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब एंगल 0 है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या है? 0 है। देखो, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है F बराबर होता है QV क्रॉस B, क्रॉस को हटाते हैं साइन थीटा आ जाता है, एंगल सेम डायरेक्शन है, एंगल 0 रखेंगे, साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। तो ट्रिक पॉइंट इसमें ये था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में सेम डायरेक्शन है, तो हमारे पास आंसर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। बी इज द करेक्ट आंसर। अब सेम इसी बेस पे ये सवाल बना हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है, यही फॉर्मूला है, साइन 90 रखेंगे, साइन 91 के बराबर होता है, वैल्यू उसकी क्या होती है? मैक्सिमम। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, तो फोर्स भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, मैक्सिमम। यहां 0 था, यहां क्या था? मैक्सिमम था। अगला सवाल हमारे पास है, मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इफ इट्स मूव विद। मैक्सिमम फोर्स कब होगी? ए में कहा जा रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी में कहा जा रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सी में कहा जा रहा है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, डी में कहा जा रहा है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल? जब वो मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की जो ऐसा यूनिट जो है, यहां लिखा हुआ न्यूटन मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर लिखा हुआ है। तो हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की मैंने आपको यूनिट बताई थी, क्या थी? एक तो टेस्ला थी, दूसरी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर थी, और एक था वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, तो 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। नंबर 18, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मेजर इन यूनिट ऑफ। मैग्नेटिक इंडक्शन किसमें मेजर होता है? टेस्ला, वेबर पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। वही तीनों यूनिट देखो, मैंने आपको जो लेक्चर में बताई थी, तीनों दी हुई हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 19, if the current in the current carrying conductor wire placed perpendicular to magnetic field is increased, the magnetic force on the conductor is। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स में भी इजाफा होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपको मालूम है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर का आपके पास फॉर्मूला है, एफ बराबर होता है BIL sin थीटा। तो करंट को हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होगा? इजाफा होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20 की बात करते हैं, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसमें कहा जा रहा है इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज। हमें कहा जा रहा है एक चार्ज है जिसकी वैल्यू दी गई है 1 कूलम, एंगल 90 दिया हुआ है, राइट एंगल लिखा हुआ है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स भी 1 है। अब देखो क्या होगा, F बराबर है किसके? QVB। F बराबर है QVB sin थीटा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और B की वैल्यू पूछी जा रही है, साइन राइट एंगल लिखा हो तो साइन 90 भी 1 है, तो B की वैल्यू भी क्या होगी? अंडरस्टूड है 1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? 1 टेस्ला। करेक्ट यूनिट की बात भी आ गई, 1 वेबर इसकी यूनिट नहीं है, वो तो फ्लक्स की है, 1 जूल न्यूटन भी नहीं, 1 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला किसके बराबर होगा? तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर।
ये पर है ना, तभी 1 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 22 की हम बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ वायर कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। हमें कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें बतानी है, और हमें कहा जा रहा है कि एक वायर है जो परपेंडिकुलर है, तभी यही वाला फॉर्मूला आपके पास था, F बराबर BL sin थीटा, परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 1, तो F बराबर होगा BIL के। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है C। नंबर 23 ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन की सही यूनिट इसमें बतानी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इन चारों में से कौन सी यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन की नहीं है? टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी, और गॉस भी। याद रखिएगा, गॉस हमारे सिंटेक्स बुक में नहीं है लेकिन पंजाब में जरूर है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी है। तीनों की तीनों जो है वो इसकी यूनिट है। नंबर 25 द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग through a surface perpendicular to a magnetic field is called। total number of magnetic lines of induction और through a surface per unit area, तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है? मैग्नेटिक, ओके, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जो है वो किसके बराबर है? ए में कहा जा रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सी में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हमारे पास है? ये डेफिनेशन हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की है। ये डेफिनेशन किसकी है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगर ये लिखा होता है ना पर यूनिट एरिया, तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी दोनों सही होते हैं। सिंपल कह रहा है थ्रू अ सरफेस लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स के। इसी तरीके से नंबर 26 मैथमेटिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ए इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट डेल्टा ए के। ये इसका फॉर्मूला है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपने उस लेक्चर में जरूर देखा होगा। नंबर 27 फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, टॉर्क। ओके, फ्लक्स डेंसिटी के बराबर है, ये लेक्चर में आपने सुना हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है वेबर, ये भी लेक्चर में बताया हुआ है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वही मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तीनों इसकी यूनिट है, तो डी ऑल ऑफ द अबव। नंबर 30 द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है जब एंगल परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाई बराबर होता है बी डॉट डेल्टा ए के, तो डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। एंगल परपेंडिकुलर का मतलब 90, तो कॉस 90 किसके बराबर होगा? 0 के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा, ये भी लेक्चर में बताया हुआ है। इसी तरीके से 31 द वैल्यू ऑफ ई बाई एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन की हमारे पास वैल्यू कितनी है? बी इज द करेक्ट आंसर, 1.76 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर किलोग्राम। पूरा डिटेल लेक्चर हमने इसमें समझाया हुआ है, तो 31 का करेक्ट आंसर है बी। 32 की अगर हम बात करते हैं, अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कोर ऑफ वायर इज कॉल्ड। एक सिलेंड्रिकल कोर है जिसके ऊपर बहुत सारा टाइट करके हमने वायर बांधा हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है सोलिनॉइड। तो उम्मीद है कि सोलिनॉइड का आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया होगा, तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान होगी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये भी लेक्चर में बताई हुई है। इफ अ सोलिनॉइड हैज अ सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इज। हमें कहा जा रहा है सोलिनॉइड का सॉफ्ट आयरन कोर है और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा सोलिनॉइड का फॉर्मूला ये है ना, म्यू नॉट एन आई। अब आयरन लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो हमने कहा आयरन को अगर हम लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स इंक्रीजेस। नंबर 35 अ सोलिनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर इज। सोलिनॉइड जो है जिसमें अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर का हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सी टोरॉइड, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी। इसी तरीके से 36 की अगर हम बात करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वाइंडिंग ऑफ अ टोरॉइड ड्यू टू करंट आई विथ एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन आर रेडियस ऑफ द टोरॉइड। हमें कहा जाता है टोरॉइड का फॉर्मूला बता दो। टोरॉइड का करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पूरी आपने डिटेल लेक्चर दिया होगा, तो बी बराबर है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 37 की बात हो रही है, इफ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स
per unit circumference length, then the magnetic field due to current I in a solenoid. ये बुक में मिसप्रिंट थी, सोलिनॉइड का फॉर्मूला पूछा जा रहा, अभी मैंने बताया B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई के। इसी तरीके से 38 की बात करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज, फैराडेज लॉ का फॉर्मूला में बताना है तो E इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। E बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नंबर 39, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, लेंस लॉ, पूरा डिटेल लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है, डी इज द करेक्ट आंसर। 40, लेंस लॉ डिस्क्राइब द, लेंस लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जिन्होंने लेंस लॉ का लेक्चर हमारा पूरा अटेंड किया हुआ है तो उनको मालूम होगा सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। नंबर 41, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसकी स्टेटमेंट है, लेंस लॉ की स्टेटमेंट है, तो 41 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। 42 की हम बात करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास माइनस एन डेल्टा फाई, ये किसको शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है फैराडेज लॉ को, फैराडेज लॉ का फॉर्मूला है। नंबर 43, टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वायर जब उनसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो दो स्ट्रेट वायर है, उनसे करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में जब करंट गुजरता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद रहे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर में मैंने ये बात बताई हुई है, वरना अपोजिट का नाम सुन के डायरेक्ट बच्चा अट्रैक्ट कहता है, नहीं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन पोल उनके सेम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं उस लेक्चर में हमने बताया हुआ है, तो दो स्ट्रेट वायर हैं जिनसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये सेम डायरेक्शन होता तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो कैसे, उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। टू स्ट्रेट वायर अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट पासिंग थ्रू देम इज, अट्रैक्ट कब करेंगे, जब करंट सेम डायरेक्शन में गुजरेगा, तो दोनों का बेसिक लेक्चर से ताल्लुक है। 45, द फिनोमिना इन विच अ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल कॉजेज एन इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर कॉइल नियर बाय इज कॉल्ड, तो हमें कहा जा रहा है कि एक कॉइल के अंदर जो है वो करंट में तब्दीली आ रही है और ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का डिटेल लेक्चर उम्मीद है आपने देखा होगा। नंबर 46, द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, इसका फॉर्मूला यानी म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला चाहिए, तो सेकेंडरी का ईएमएफ बराबर होगा माइनस एम डेल्टा आईपी और डेल्टा टी। तो म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। 47, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी क्या है, डी हेनरी। नंबर 48, द जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ, यानी सेम कॉइल के अंदर करंट में तब्दीली आ रही है और सेम कॉइल के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इसी तरीके से 2 एमसीक्यू और हम वो कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के वैसे ही हम इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस इज स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, एसी करंट उससे गुजरता है, और ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप। स्टेप अप कब होगा, जब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा होंगे, लेक्चर में आप देख चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न कम होने चाहिए ना, सेकेंडरी के नंबर ऑफ, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी के कम है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। 55, याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कई टेक्निक्स बताई थी ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स की, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में खुद दोगे। इस वीडियो को देखने के बाद इसका कमेंट में आपका आंसर आना जरूरी है। ट्रांसफार्मर चेंजेस 10 वोल्ट से 1000 वोल्ट करता है। देयर आर 2000 टर्न इन द सेकेंडरी, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। देखो वोल्टेज को कितने गुना बढ़ा रहा है, 100 गुना। हमें कहा जा रहा है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200, प्राइमरी में कितने होने चाहिए। तो अब देखो प्राइमरी से सेकेंडरी में 100 गुना वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न भी क्या होंगे, 100 गुना ज्यादा होंगे। तो सेकेंडरी में अगर 2000 हैं तो 100 से डिवाइड कर दो, तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, 20। बगैर पेपर और पेन के आपने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां जाकर बेसिक
हमने जो MCQ थे उसका लेक्चर जो है वो आज का ये मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम उसके ट्रिक्स वाले MCQ को भी बाकायदा डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचा देना आपके लिए सबका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।